बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम 2-3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आएंगी। एक तो हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन रिफ्यूज़ल के बाद आप स्टूडेंट्स के पास कौन सी अच्छी ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ मैं जो देख रहा था, चूँकि मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है वो आने वाला है और बहुत सारे बच्चे मैट्रिक वाले जो है वो ये ख्वाहिश कर रहे थे कि हमने बाहर जाना है, तो इस चीज़ को वो भी इस वीडियो में जान सकेंगे कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो मैट्रिक के बाद उनको एडमिशन या फिर वीज़ा जो है वो दे सकता है। तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसमें हम वो तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो इस करंट सिचुएशन में आप स्टूडेंट्स जो है वो जानना चाहते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन एप्लीकेशंस आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनके वीज़ाज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हुए। उसकी वजह ये देखी आपने कि पॉलिसी उनकी काफ़ी सारी जो है वो टफ़ हो गई, एडमिशन लेना इतना आसान नहीं रहा, उनका क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो गया, यूनिवर्सिटीज़ ने अपना क्राइटेरिया हाई कर दिया, आइट्स का, मार्क्स परसेंटेज का, इवन दो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लेवल जो है वो चेंज हो गए, कॉलेजेस ने अपना जो है क्राइटेरिया बदल दिया। तो आपको अंदाज़ा है कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त एडमिशन लेना इतना आसान नहीं रहा और जो स्टूडेंट्स ने पहले अपना एडमिशन करवाया हुआ था, बहुत कम बच्चे ऐसे जिनको वीज़ा ग्रांट हुए और जो स्टूडेंट रिफ्यूज़ हुए वो इस चीज़ को लेके परेशान थे कि 6 से 8 महीने के बाद अगर डिसीजन आया ही है तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ल। उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया में इन हालात में अप्लाई न करें, क्योंकि रिफ्यूज़ल के बाद पहले ऑप्शन थी कि आपको यूनिवर्सिटी तो जाहिर है ऑफ़र कभी भी नहीं रिफ्यूज़ल केस को दिया करती थी, लेकिन कॉलेजेस कई ऐसे थे जिसमें किंग्स ऑन कॉलेज था और कुछ कॉलेजेस थे जो बैचलर के लिए स्टूडेंट्स को आफ्टर रिफ्यूज़ल भी एडमिशन दे दिया करते थे, लेकिन अब उन कॉलेजेस ने भी एडमिशन देना बंद कर दिया। उसके बाद ऑप्शन आ जाती थी कॉलेज में डिप्लोमा के लिए, यानी अगर कोई रिफ्यूज़ल केस है तो उसको बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जो डिप्लोमा में आपको COE दे देते थे, लेकिन अब वो कॉलेजेस भी कहते हैं कि अगर आपका ऑस्ट्रेलिया से एक बार रिफ्यूज़ल है तो हम आपको दोबारा एडमिशन नहीं देंगे। तो जाहिर है अगर आपका ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और आप कोशिश करें कि अपना डेस्टिनेशन चेंज करें। तो यहाँ पे बात करेंगे कि वो कौन सा ऐसा कंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ल के बाद आपको जो है वो एडमिशन और वीज़ा के चांसेस मैक्सिमम हैं। सबसे जो है ज़्यादा वीज़ा रेशो की बात करें तो जाहिर है आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल होते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो UK चले जाते हैं। अब UK का जब नाम आता है तो स्टूडेंट के जहन में एक ही चीज़ आती है कि जी वहाँ पे काम नहीं है, वहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज़ाहिर है बहुत कम है, वहाँ पे फीसें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे लिविंग कॉस्ट वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जो यहाँ से UK गए और UK से अपना 6 माह बाद विजिट वीज़ा अप्लाई करके जर्मनी, जिसमें से रिसेंटली हमारे भी 2 बच्चों ने वहाँ से मूव किया और वो इस वक्त जर्मनी और फ्रांस में हैं। आप स्टूडेंट्स को ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि यूरोप डायरेक्टली मूव करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है, तो आप एक दफ़ा अपना वीज़ा सिक्योर करें UK के लिए और वहाँ से इन फ्यूचर आप मूव कर जाएं। सेकेंडली, एक 2 और कंट्रीज़ हैं जिसके लिए ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि न्यूजीलैंड और USA। अब न्यूजीलैंड और USA का बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये 2 वाहिद कंट्रीज़ हैं जहां पे आपको फ़ीस तब तक नहीं पे करनी जब तक आपको वीज़ा कंफर्मेशन नहीं मिल जाता। USA में तो इवन दो ये है कि आपको वीज़ा मिल जाता है और उसके बाद आपने फ़ीस जमा करवानी होती है, लेकिन न्यूजीलैंड में ये होता है कि वीज़ा की कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाती है कि आपके वीज़ा की एक कंडीशन है, हम आपको वीज़ा ज़रूर देते हैं लेकिन उससे पहले आप अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवाएं। तो ये 2 बेस्ट ऑप्शन हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अगर आप UK या यूरोप मूव नहीं होना चाहते तो वो न्यूजीलैंड या USA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब USA के लिए एक फ़ायदा ये भी है कि देखें इसमें सेम डे आपको केस के ऊपर डिसीजन मिल जाता है। फिर दूसरी बात ये भी है कि USA के लिए आपका इनिशियल जो एक्सपेंस है वो भी इंतहाई कम है, यानी अगर हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो आपका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर एक्सपेंस आते हैं तो $1000 जो है आपके USA केस के ऊपर आएगा। यानी
आपको अगर वीज़ा तक पहुंचना है तो आपको $1 में $1000 सिर्फ पे करना पड़ेगा और आपका वीज़ा ग्रांट होने के बाद जाहिर है आपको फर्दर फ़ी पे करके तो फिर आप उसके बाद ट्रैवल कर सकते हैं। कई स्टूडेंट वहाँ पे जाके भी फ़ीस पे कर देते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँ कि आप कोशिश किया करें कि वीज़ा के बाद फ़ौरन से अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवाएं, क्योंकि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि जो वीज़ा ग्रांट होने के बाद I-20 कैंसिल कर देती हैं और जाहिर है अगर आपका I-20 कैंसिल हो गया तो आपको USA में एंट्रेंस जो है वो नहीं मिलेगी जब तक आप अपना I-20 को रीएक्टिवेट नहीं करवाएंगे फीस डिपॉजिट के बाद। तो ये चालाकी भी मत करें कि अगर आपने वीज़ा आपको USA का मिल गया तो आप बोलेंगे जी चले $1000 में वीज़ा मिल गया, अब हम डायरेक्टली जो है वो जाते हैं। तो आप अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवाएं और उसके बाद ट्रैवल करें। अब इसका बेनिफिट ये भी है कि इन फ्यूचर आपको पता है कि USA जाने के बाद आप कनाडा भी मूव हो सकते हैं। तो यानी डायरेक्टली कनाडा के लिए तो काफ़ी मुश्किल है। आपको पता है कि कनाडा के लिए SDS प्रोग्राम में अगर आप फाल करते हैं तो फिर आप जा सकते हैं। यानी उसका क्या है, SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जिसमें आपके 6 ईच होना चाहिए, आपका 60% मार्क्स से कम ना हो, आपका गैप जो है वो ना हो, और सेकंडली ये है कि आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर आपको ब्लॉक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होता है और 1 साल की फीस पे करनी होती है। तो इन दैट केस तो आपका वीज़ा के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल मीट नहीं कर रहा तो आप USA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। USA के लिए कोई शर्त नहीं है कि आपका बहुत अच्छा प्रोफाइल हो। इसमें मैंने जो देखा है सबसे मेन चीज़ होती है आपका इंटरव्यू, तो कि आप कितना कॉन्फिडेंट होके USA का इंटरव्यू देते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आपका इंग्लिश लेवल जो है वो अच्छा है, स्पीकिंग पावर अच्छी है, आप एक एतमाद के साथ वीज़ा ऑफिसर के सामने बोल सकते हैं कि भाई मैं USA क्यों जा रहा हूँ, मैंने क्यों उसका इंतखाब किया, मैं दूसरे कंट्रीज़ क्यों नहीं पढ़ने जा रहा। ये तमाम सवालों के जवाब आपने इंग्लिश में ही देने हैं। अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर USA एम्बेसी तो उर्दू और पश्तो में भी इंटरव्यू लेती है, तो वो सिर्फ विजिट वीज़ा वालों के लिए। आप उर्दू के में इंटरव्यू जहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा सवाल ये आ जाएगा कि भाई आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए उर्दू में इंटरव्यू दे रहे हैं तो कल को क्लासेस वहाँ पे जाके इंग्लिश में कैसे लेंगे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ल। आप कोशिश करें कि अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएं। और सेकेंडली USA के लिए अगर आपके पास IELTS नहीं है तो आप डोलिंगो टेस्ट भी दे सकते हैं। और अगर आप जो मेरी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो समझता है कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो फिर उसके लिए ना कोई IELTS है, ना कोई डोलिंगो है, ना कोई और टेस्ट है, हम आपका USA में एडमिशन जो है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए करवा सकते हैं। मास्टर्स वालों के लिए डोलिंगो टेस्ट मस्ट है। अब फीस की बात करें, जो मैंने आपको $1000 इनिशियली बताया और आफ्टर $1000 आपको ट्यूशन फीस पे करनी है वीज़ा के बाद, जो कि मैक्सिमम $5,000 से $8,000 हो सकती है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो आप अपना वीज़ा जो है सिक्योर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल बैंक स्टेटमेंट को लेके, तो आपको 1 दिन के लिए डिपॉजिट चाहिए और आपको वो बैलेंस जो है एटलीस्ट 10 मिलियन का चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको स्पॉन्सर जो है वो USA के लिए कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है आपको रिलेशन जो है वो शो करवाना होता है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसको अवेल कर सकते हैं, हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। सेकंडली न्यूजीलैंड का भी थोड़ा इसी में मैं आपको गाइड करूं कि उसकी फ़ीस भी आफ्टर वीज़ा किस तरह है कि आपको इनिशियली आपने वही न्यूजीलैंड डॉलर में अगर हम बात करें तो $1200 से $1500 आपकी मैक्सिमम कॉस्ट आएगी वीज़ा तक की, जिसमें एम्बेसी फ़ीस आपके वो तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो शामिल है, इंक्लूडेड अवर कंसल्टेंसी फ़ीस भी। तो आप वो $1200 से $1500 पे करके आप अपना वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। और बैलेंस फ़ीस जो भी आपकी बनती है, यानी आप अगर कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आप जहन में रखें 22,000 से लेके 38,000 से लेके 40,000 तक बैचलर की फीसेस हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस भी हैं जिसमें आपको 22,000 से $25,000 जो कि एक रीज़नेबल अमाउंट बनती है, यानी 35 से 40 लाख साल की फ़ीस आप पे करके जा सकते हैं। और इतनी ही आपको लिविंग कॉस्ट शो करनी है, यानी बैंक स्टेटमेंट भी आप इंतहाई मुनासिब, यानी 70-80 लाख की स्टेटमेंट अगर आप फी आफ्टर वीज़ा भी करते हैं तब भी आपको इतनी शो करवानी है। तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, आप अप्लाई कर सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज्ड हैं या आपका ऑस्ट्रेलिया में प्रोफाइल फिट नहीं हो रहा तो कोशिश करें कि आप USA और न्यूजीलैंड को अवेल करें, अगर आप UK या यूरोप जो है वो मूव नहीं होना चाहते। यूरोप में भी हम इस वक्त काम कर रहे हैं रोमानिया का, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक वाले बच्चों को लास्ट में फिर बताता चलूँ कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन है वो है
आपके पास ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया नो डाउट के वीज़ा रेशियो उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन उन्होंने मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स जो अंडर 18 है, जिनका आइट्स स्कोर 5.5 नो लेस देन 5 है, उनको वेट सेक्टर में ही ज़ाहिर एडमिशन मिल सकता है। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 10 ईयर एजुकेशन वालों को एडमिशन दे रहे हैं, उसके लिए भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अंडर 18 वालों को गार्डियनशिप परचेज करनी पड़ती है जो $2,500 से $3,000 है। आपको ट्यूशन फीस जो है वो $5,000 से $6,000 वो पे करनी पड़ती है। एम्बेसी फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस और दूसरे स्टेटमेंट वगैरह डाल के आप कोशिश करें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 80 से 90 लाख रुपए की आपके पेरेंट्स की होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास तकरीबन 30 से 35 लाख का बजट होना चाहिए, तो आप ऑस्ट्रेलिया में मैट्रिक बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। गैप वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जो फ्रेश मैट्रिक पास करेंगे वो बच्चे आइट्स में एडमिशन करवा के 1-1.5 महीना तैयारी हमारे पास करें। उसके बाद उनको इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो मैट्रिक के बाद ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाएं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में मैट्रिक बेस पे चले गए। लेकिन एक और मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को स्टडी, आप ये ना कहें कि आप स्टडीज बेटा छोड़ दें, अब आपने बाहर जाना है, या बच्चे अपने पेरेंट्स को ये ना बोलें कि अब हम स्टडी आगे नहीं करेंगे क्योंकि हम तो बाहर जा रहे हैं। वीज़ा की गारंटी किसी सूरत हाल में भी नहीं है। हमारी कोशिश होती है, बाकी जो मेरे रब को मंजूर, आपका फैसला जो है वो एम्बेसी ने देना होता है। अगर एम्बेसी आपको वीज़ा ग्रांट कर देती है तो आप मूव करें, अगर नहीं होता तो एटलीस्ट आपने जहाँ पे इनरोल यहाँ पे अपने आप को करवाया होगा तो आपकी स्टडी का हर्ज नहीं होगा और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और इन फ्यूचर आप दोबारा FSC के बाद दोबारा फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। करंट हालात ऑस्ट्रेलिया के इंशाल्लाह जिस तरह के हैं वो आपको आने वाले दिनों में बहुत जल्द पता चलने वाला है, क्योंकि हमारे कुछ बच्चों के इंशाल्लाह वीज़ाज़ जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे और फिर आप अपना वीज़ा जो है प्रोसीड कर सकते हैं। अभी भी हम ऑस्ट्रेलिया के लिए केसेस ले रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि जो प्रोफाइल थोड़ा बेहतर हो, अच्छा हो, जिसका डायरेक्टली बैचलर के लिए एडमिशन हो रहा हो या मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी का अगर आप बजट अफोर्ड कर सकते हैं आप यूनिवर्सिटी के लिए जाएँ। लेकिन इतना ख्याल रखें कि यूनिवर्सिटी की GST इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड है, आपके पास 1 करोड़ से ऊपर की बैंक स्टेटमेंट हो, प्रॉपर ट्रांजैक्शन वाली हो, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो और टैक्स रिटर्न्स हो, आपका जो आपने सोर्स ऑफ इनकम दिखाया हुआ है वो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और वो स्टेटमेंट के अंदर शो होना चाहिए। तो इस तरह की GT जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है इस वक्त आ रही हैं। अगर आप समझते हैं कि ये सारा क्राइटेरिया आप मीट कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप अपना केस ऑस्ट्रेलिया के लिए यूनिवर्सिटी के लिए प्रोसेस करवा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये क्राइटेरिया आप मीट नहीं कर सकते तो कॉलेज में अब भी थोड़ी पॉलिसीज़ नरम है, आप कॉलेज में बैचलर के लिए एडमिशन के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।